ये वाला यूनिट कर लिए थे आई थिंक। कौन सा यूनिट लास्ट किए थे अपने? देखो यूनिट 9 क्या बोलता है, 2.9 ये बात कर रहा है रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। वारंटीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पहले बात तो रिप्रेजेंटेशन आर दो स्टेटमेंट्स दैट आर मेड बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स दैट एग्जिस्ट एंड द डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन उन स्टेटमेंट्स को बोला जाता है जो हम लोग, जिनके बेस पे हम लोग ट्रू फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। ट्रू फैक्ट्स को बताना इज रिप्रेजेंटेशन। मतलब तुम्हारे मेरे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स होगा, हम लोग इन एग्रीमेंट में ये मेन बात होगा, जिसके बेस पे पार्टीज फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। मतलब हम आपको कुछ फैक्ट्स पहले बताएंगे तभी तो आप डिसाइड करोगे डील करना है कि नहीं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब वो स्टेटमेंट या वो फैक्ट्स बताना जिसके बेस पे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस होती है। जबकि वारंटीज मतलब क्या है? प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी। या एग्रीमेंट में हम लोग एक दूसरे को वारंटी देते हैं कि अगर तुमको कोई नुकसान हुआ तो उसका नुकसान का भरपाई फिर हम करके देंगे अगर मेरे कारण हुआ तो। सिमिलरली अगर तुम्हारे कारण मेरे को नुकसान हुआ तो तुम उसका भरपाई करके दोगे, ठीक बात। However, if the warranties are breached, it generally gives right to indemnification. मतलब वारंटी अगर ब्रीच होता है तो सिर्फ इंडेमनिफिकेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। वारंटी अगर ब्रीच होता है तो इंडेमनिफिकेशन हो सकता है। इंडेमनिफिकेशन मतलब नुकसान का भरपाई, ठीक है, कॉम्पनसेशन फॉर दी लॉस। एक बात ध्यान रखना, अगर एग्रीमेंट में कोई बात वारंटी है, ये बात अपने सेल ऑफ गुड एक्ट में भी पढ़े थे, कंडीशन होता है तब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो, वारंटी ब्रेच होने पे कॉन्ट्रैक्ट टूटता नहीं है, कंपनसेशन ऑफ लॉस होता है। क्यों? ये बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है, जो बात आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी बोलता है। क्लियर है बात? सेक्शन चैप्टर 2.10 क्या बोल रहा है? इम्पॉसिबिलिटी एंड फोर्स मजूरे। इम्पॉसिबिलिटी में क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? तो बोलता है कि सेक्शन 32 lays down a provision relating to enforcement of a contract contingent on an event happening। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो किसी बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है और वो होने नहीं होने पे डिसाइड होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, उस केस में आपको देखना पड़ेगा वो फ्यूचर इवेंट अगर अनसर्टेन है, अगर फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन जो है और अगर वो अनसर्टेन ही रह जाए तो मान लो हम आपको बोला था कि फॉरेन से मेरा जो शिप आ रहा है उसमें जितना गुड्स आ रहा है आपको हम दे देगा, ठीक है। अब हुआ ये, वो शिप ही डूब गया, अब क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल है? नहीं। तो इस केस को बोलते हैं कि यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा था ना शिप आने या नहीं आने पे, और वो इवेंट जो है वो अनसर्टेन हो गया, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इम्पॉसिबल। और एक इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्या होता है? वॉइड, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई चीज इम्पॉसिबिलिटी हो जाए तो वो वॉइड हो जाए। इसमें यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं बोला है। कंटिजेंट का मतलब बताएं कि किसी बात का होना या नहीं होना दूसरे बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, वो जब होने का मान लो अपने बात हुआ था कि 2 महीना बाद हम आपको अपने फैक्ट्री में 1000 लीटर ऑयल प्रोड्यूस करके देगा, 2 महीना बाद, ठीक है, और 1 महीना बाद ही मेरे फैक्ट्री में आग लग गया। तो अब हम लोगों को क्या वो ये 2 महीना पूरा होने का वेट करना चाहिए कि मान लें यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, यहीं पे इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट अब और आगे नहीं जा सकता। तो अब हम आपको कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस देगा और बात को खत्म कर देगा। इसमें और कुछ काम का नहीं है। हाँ,
टर्मिनेशन बाय नोवेशन। टर्मिनेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। तो यहाँ बोला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट बहुत तरीके से होता है, उनमें से एक तरीका है नोवेशन। नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट बना देना। अगर दोनों पार्टी एग्री करे, इट इज स्टेटेड दैट इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में सब्स्टिट्यूट करके नया कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है, या फिर थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन के साथ, या तो एकदम ही नया कॉन्ट्रैक्ट या थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन के साथ डील को करने को तैयार है, तो भी इसी को नोवेशन ही माना जाएगा, क्योंकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी काटा छाटी नहीं हो सकती कि काट के लिख दिए। ठीक बात? हाँ, तो यहाँ पर ये ऑलवेज नया कॉन्ट्रैक्ट दो ही तरीके से होगा, या तो हम लोग नया ही कॉन्ट्रैक्ट बनाए या पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करें। दोनों ही सिचुएशन में माना जाएगा नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया और पुराना कॉन्ट्रैक्ट वहीं उसको ओवर मान लिया। तो यहाँ पर वही बात बोला, सेक्शन 66 lays down that mode of communicating of revoking the rescission of voidable contract. The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked at the same manner. हमको आपको यहाँ पे ज्ञान दे दिया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो आपको या हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन तभी होगा, रिसेशन मतलब कैंसिल होना, वो तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देंगे इस रिवोकेशन का। यहाँ पे वही ज्ञान दिया। अगर कोई पार्टी ये काम अपने मतलब राइटफुल तरीके से नहीं करता है तो एक दूसरे को कॉम्पनसेट करे। मतलब हम लोग देखो दोनों म्यूचुअली एग्री होके कॉन्ट्रैक्ट को नोवेशन किए, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई पार्टी अगर मतलब राइटफुल तरीका फॉलो नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं किया, ऐसे ही रिसाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तब फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक, बोलो। कॉम्पनसेशन दोनों ही देंगे कि जिसने किया नहीं, जो गलती किया, अगर देखो दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तब तो कॉम्पनसेशन का कोई बात ही नहीं है बेटा। कॉम्पनसेशन का बात तो कब आएगा? जब कोई अनलॉफुली मतलब बिना इन्फॉर्म किए कर दे। एकदम। अगला टॉपिक रखा टेंडर प्रोसीड्यूर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर के बेसिस पे होता है। टेंडर क्या होता है? देखो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कर सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक नया कोई डील लेके आया और डायरेक्ट अंकिता को दे दिया या डायरेक्ट नीरज को दे दिया। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सर गवर्नमेंट में एक रूल होता है कि आपको पहले 3-4 पार्टी से टेंडर मंगवाना पड़ेगा, कोटेशन मंगाना पड़ेगा, और अगर आपको जिसका सही लगता है टेक्निकल वाइज भी और फाइनेंशियल वाइज भी, उसी पार्टी को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो यहाँ पे उसी को समझाए कि गवर्नमेंट टेंडर क्या होता है। देखो यहाँ पे बताया, अ टेंडर डॉक्यूमेंट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए रिक्वेस्ट फॉर टेंडर। मतलब गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप भर के दो। दिस डॉक्यूमेंट यूजुअली कंटेन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क टू बी कैरिड आउट और गुड्स टू बी सप्लाइड। उस टेंडर में को जब गवर्नमेंट आपको टेंडर का एडवर्टीजमेंट देगा तो उसमें बताएगा ना क्या गुड्स बेच रहे हैं या क्या काम करने जा रहे हैं, जिसको देख के आप अपना अपने तरफ से अप्लाई करोगे कि हमको भी इसमें हिस्सा लेना है। उसमें गवर्नमेंट टाइम लिमिट भी बता देगा कि कब तक आपको ये वर्क कंडीशन पूरा करना है। These tenders may be floated by companies, organization और by government। ये टेंडर कई बार कंपनियां भी निकालती है, कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशंस यानी रेलवे वो भी निकालते हैं, और कई बार गवर्नमेंट भी निकालती है। मतलब टेंडर कोई भी निकाल सकता है, खाली ये कोई रूल नहीं है कि गवर्नमेंट ही निकालेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां भी टेंडर निकालती है। इंटरेस्टेड पार्टी देन सबमिट अ प्रपोजल अगेंस्ट द टेंडर which is then evaluated and shortlisted for the contract by those who floated the tender। तो जो भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ये टेंडर निकाला है तो वो पब्लिक के पास जाएगा एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट पब्लिक पढ़ के अप्लाई करेगा, उस एप्लीकेशन के बेसिस पर उनको इवेलुएट किया जाएगा और फिर शॉर्टलिस्ट करके उनको चूज किया जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है टेंडर का। बोला एवरी अथॉरिटी डेलीगेटेड विद द फाइनेंशियल पावर of procuring the goods in public interest
shall have the responsibility and accountability to bring efficient, economic and transparency in matter related to public procurement and fair and equitable treatment. क्या ज्ञान दे दिया कि जहां पर भी पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जहां पर भी पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां टेंडर होना ही चाहिए। मतलब एक कंपनी भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उसको टेंडर लाना चाहिए। क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट का तो हर ही डील में पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए गवर्नमेंट को तो टेंडर निकालना ही पड़ेगा। बाकी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लगता है कि वो जो डील करने जा रहे हैं उसमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनको भी टेंडर लाना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। ठीक है, द प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड इन मेकिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट मस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग यार्डस्टिक। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट टू बी एक्सटेंड प्रैक्टिकेबल शुड बी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनेरिक एंड मेजरेबल। तो जो भी आप डिटेल भरोगे टेंडर में वो टेक्निकल वाइज या क्वालिटी वाइज मेजरेबल हो, उसको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि हमको किस, जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं किसको चूज करना है। तो गवर्नमेंट पहले से ही या जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेंडर निकाला है वो पहले से ही अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेगा, कैसे मेजरमेंट करेंगे वो क्लियर कर लेगा, क्या क्या टेक्निकल बातों को देखा जाएगा वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, नॉट इंडिकेटेड अ रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड। हाँ, कभी भी गवर्नमेंट टेंडर में ये नहीं बोला जा सकता कि ये टेंडर केवल ब्रांडेड कंपनी को मिलेगा या पर्टिकुलर ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क होना चाहिए। गवर्नमेंट कभी भी ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क देख के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, वो क्वालिटी वाइज चीजों को मेजर करेगा और टेक्निकल वाइज। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सीधा बात है ब्रांडेड देख के कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे। गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई कर देगा उनको एग्जैक्टली क्या क्वालिटी चाहिए, क्या टाइप चाहिए और कितना क्वांटिटी चाहिए अगर गवर्नमेंट गुड प्रोक्योर कर रहा है। ठीक है, हर चीज का स्पेलिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। कल को कोई भी जो टेंडर जिसको मिला, कल को वो उठ के ये नहीं बोल दे कि आप लोग जो डिटेल चाहते थे हमसे उसमें ये वाला बात का तो स्पेलिंग ही रॉन्ग था, इसका तो मीनिंग ही कुछ और होगी। तो गवर्नमेंट टेंडर जब भी बाहर आता है बहुत डिटेल देख के आता। यहाँ पे यही ज्ञान दिया, यहाँ पे और कुछ काम कर रही है। गवर्नमेंट ये बता देगा हमको क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए। मतलब आपके पास जैसे कोई कोई जगह प्रोजेक्ट में लिख देता है कि आपको 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम आप कुछ बड़ी कंपनियों का काम किए हो पहले से। ये सब बातें गवर्नमेंट अपने टेंडर के स्पेसिफिकेशन में डाल देती है। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डाल देती है कि हमारा ये रूल्स होगा, स्टैंडर्ड ये होगा हमारा। तो ये सब गवर्नमेंट पहले से कंफर्म कर देती है। देखो यहाँ पे क्या ज्ञान दिया, बोला केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू अवॉइड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। मतलब गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा आइटम बाई नहीं कर ले। दरकार 1 लाख पीस का है तो बहुत ज़्यादा बाई करके रख लेंगे तो फालतू कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। डील फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ज्ञानबाजी। जितना भी कंडीशन आपका था, जो कंपनी एडिक्वेटली मीट कर रहा है उसी को टेंडर दो। ये ज्ञानबाजी, इसमें और कुछ नहीं। हाँ, अब आता है मेन चीज। यहाँ पे 2.13 वाला जो चैप्टर है वो बात कर रहा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, इंडेमनिटी एंड गारंटी का, बेलमेंट का, प्लेज का, लॉ ऑफ एजेंसी का। अब एक बात बताओ, इंडेमनिटी मतलब तो क्लियर है, नुकसान का भरपाई। गारंटी का बात यहाँ पे क्या होगा? कई बार होता है ना कि हम आपके बिहाफ में किसी को गारंटी दे रहे हैं, उनका बात होगा। बेलमेंट क्या होता है? किसी को हम अपना कोई सामान कहीं पे डिलीवरी करने के लिए दें और उसको ये कंडीशन लगा दें कि या तो वहाँ डिलीवरी करना, नहीं तो मेरे हिसाब से या तो वापस ला देना, या इसको कैसे डिस्पोज करना है वो हम तुमको बता दें।
बेलमेंट एक तरीके से आप एग्जाम्पल में समझो, जब हम ट्रांसपोर्टर को गुड्स देते हैं और बोलते हैं इसको उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा दो, और वहां का पार्टी अगर नहीं मिले तो मेरा गुड्स हमको वापस ला दो। लेकिन बेलमेंट का सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है। बेलमेंट का सीधा मतलब तो ये है कि किसी का सामान आप होल्ड कर रहे हो उसके बिहाफ में फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। किसी का सामान आप होल्ड कर रहे हो उसके बिहाफ में फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो उसका गुड्स उसको वापस ला दोगे, या वो जैसे बोल रहा है उसको वैसे डिस्पोज कर दो। एग्जाम्पल बेलमेंट का एक था ट्रांसपोर्टर, एक एग्जाम्पल वेयरहाउसर भी हो सकता है, क्योंकि वेयरहाउसर भी तो आपका गुड्स आपके बिहाफ में होल्ड ही कर रहा है ना। हाँ। और आप जब बोलोगे कि उस पार्टी को माल निकाल के दे दो तो वेयरहाउसर निकाल के दे देगा, और नहीं तो आप बोलोगे मेरे को वापस दे दो तो आपको वापस दे देगा। एक और एग्जांपल ले लो बेलमेंट का, कि आपको कहीं पे कोई पड़ा हुआ सामान मिला, आपको पता चल गया वो नीरज सर का है, आप मेरे को डील आप मेरे से बात की है, हम बोला मेरे को वापस ला दो मेरा सामान, आप बोले ठीक है हम ला देंगे, लेकिन इतना खर्चा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। हम बोला ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरा गुड्स मेरे बिहाफ में होल्ड कर रहे हो ना, ये भी बेलमेंट का एग्जांपल है। तो बेलमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा सर, बिना पैसे के कि पैसे के, दोनों ही बेलमेंट हो सकते हैं। हम आपको एक बुक दिया, हम बोला ये बुक आपकी एक फ्रेंड है उसको पहुंचा देना या पवित्रों को पहुंचा देना, और नहीं मिले तो मेरा बुक वापस ला देना। यहाँ पे आप पैसा नहीं ले रहे हो मेरे से, लेकिन ये भी बेलमेंट है। तो बेलमेंट ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस दोनों हो सकता है। ग्रेचुअस मतलब जहाँ पैसा लेते हैं, और नॉन ग्रेचुअस मतलब जहाँ पैसा नहीं लेते। प्लेज क्या होता है? गिरवी रखना, है ना। हाइपोथिकेशन, प्लेज, कहीं पे गिरवी रखना सिक्योरिटी के रूप में। और लास्ट बोला लॉ ऑफ एजेंसी, तो वो एक टॉपिक पढ़े थे ना कि आप किसी को अपना एजेंट बना रहे हैं, उसको रिलेटेड रूल रेगुलेशन पढ़े। तो सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा रहे हैं। तो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम अ लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो इंडेमनिटी यही है, जहाँ एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है दूसरे पार्टी को कि तुमको कोई भी लॉस हुआ तो हम तुमको बचाएगा। वो लॉस मेरे कारण भी हो सकता है, किसी और के कारण भी हो सकता है। तो जैसे इंश्योरेंस का एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपको कोई लॉस होगा तो वो आपको क्लेम देगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। जिसको इंडेमनिटी मिल रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर, और जो इंडेमनिटी कर रहा है यानी इंश्योरेंस कंपनी वो इंडेमनीफायर। अ पर्सन हु प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई फ्रॉम लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर, एंड द पर्सन हुज लॉस इज मेड गुड इज कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मनी का रिइंबर्समेंट इंडेमनिटी नहीं होता, किसी भी टाइप का लॉस से बचाना भी इंडेमनिटी होता है। इसीलिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड को भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अगर आप फायर ब्रिगेड से बात कर लेते हो, कॉल करते हो, आप बुलाते हो ना आग लग गया तो बचाओ, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो वहां पर जैसे इंडेमनिटी है, वो आपको लॉस से बचाने के लिए प्रॉमिस किया। लेकिन फायर ब्रिगेड वाला केस में आपके पास केस करने का राइट नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे तो केस करने का भी हक है। यहाँ पे आप क्या क्या मांग सकते हो? रिकवरी फ्रॉम द प्रोमिसर ऑल द डैमेजेस विच ही मे कंपेल टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिसर अप्लाइड। मतलब जितना लॉस के लिए आप जिम्मेदारी लिए थे तो सारा लॉस का आप भरपाई करोगे। उसके अलावा मान लो आप हमको बोले थे आप 1 लाख तो दोगे ही, तो वो 1 लाख तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा ऑल कॉस्ट विच ही मे कंपेल टू पे इन सच सूट। अब हम आप पे केस किए हैं, अगर तो इंश्योरेंस कंपनी पे हम केस किया, मान लो कि मेरा कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा इंश्योरेंस कंपनी, है ना, तो बेटा जी अब उस केस को लड़ने में भी मेरा 20,000 रुपया खर्चा लग गया, तो वो भी आप दोगे, वो भी दोगे। इसके अलावा ऑल द सम विच ही मे हैव बीन पेड अंडर द टर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट टू कॉम्प्रोमाइज इज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर। अब अगर आप हमको बोल रहे हो केस वापस ले लो नीरज सर, अच्छा खाली इंश्योरेंस का एग्जांपल मत पकड़ के चलना,
नॉर्मल दो बिजनेसमैन के बीच में तो इंडेमनिटी का बात होगा ना, कि तुम्हारे कारण जितना मेरे को नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं जितना नुकसान होगा वो पैसा, अगर उस केस को लड़ने में कोई खर्चा लगा तो वो पैसा, और इसके अलावा तुम हमको बोल रहे हो कैश वापस ले लो, हम तुमको इतना एक्स्ट्रा रुपया दे देंगे, तो वो भी पैसा। तो ये सब के लिए आप लायबल हो जाओगे मेरे को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अगला बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हम बोल रहे हैं अंकिता को कि तुम पवित्रों को माल उधार में भेज दो, अगर पवित्रों पैसा नहीं दिया तो हम पेमेंट करेंगे। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तब थर्ड पर्सन के ब्याह में गारंटी दे रहा है पवित्रों के ब्याह में, कि पवित्र पैसा नहीं दिया तो हम देंगे, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे तीन पार्टी और है, तो सियोरिटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी हो रहा है सियोरिटी। यहाँ पे मेरे एग्जांपल में हम नीरज सर। प्रिंसिपल डेटर मतलब द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज बीन गिवन, मतलब यहाँ पवित्रो, हम बोले ना पवित्रो पैसा नहीं देगा तो हम देंगे। और तीसरा हो गया क्रेडिटर, जिसको गारंटी मिला है, मतलब आप अंकिता। तो तीन पार्टी हुआ, सियोरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। गारंटी ऑरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। ये टाइप का ट्रिपलेट एग्जाम एग्रीमेंट है, तीन लोगों के बीच का एग्रीमेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। और ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, हर बार रिटर्न कोई जरूरी नहीं। अच्छा, गारंटी में हमको कोई कंसिडरेशन मिलेगा क्या? गारंटी, हम जो गारंटी दे रहे हैं इसमें मेरे को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ उस प्रिंसिपल डेटर का जो बेनिफिट है वही मेरा कंसिडरेशन, तो उसका काम हो गया मेरे बोलने में। यहाँ पे कोई पेमेंट का बात, हाँ, लेकिन मान लो आप पवित्रो नहीं दिया, हमको तो देना पड़ा, क्या हम बाद में पवित्रो तो वसूल कर सकता है? तो हाँ, अरे बिल्कुल सर, लेकिन मैंने गारंटी दिया था ना, तो इसकी वजह से पेमेंट किया। देखो एक बात समझो, अच्छा, हम अंकिता को पवित्रों से बोल रहे हैं, हम अंकिता को बोला पवित्रों को माल भेज दो, पवित्र पैसा नहीं दिया तो हम देंगे। आप पवित्र पैसा नहीं दे रहे तो हम दिए, तो बेटा जी क्या हम पवित्रों से रिकवरी नहीं करेंगे अपना पैसा? जी जी बिल्कुल। तो वो तो यहाँ पे बोला कि हाँ बिल्कुल। तो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी मतलब जो गारंटी दे रहा है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? जो गारंटी दे रहा है वो सेकेंडरी है। हाँ, वो सेकेंडरी है। तो यहाँ पे यही बोला है कि मेरा लायबिलिटी तभी अराइज होगा जब प्रिंसिपल डेटर पैसा देने में फेल हो जाएगा। जी। मेरा प्राइमरी लायबिलिटी नहीं, आप पहले आके मेरे से नहीं मांगोगी। नहीं। अच्छा, एक और मस्त पॉइंट है इसमें, कंटिन्यूइंग गारंटी। देखो मान लो अभी आपका पवित्रों का डील हो रहा है, हम बोला हम गारंटी ले रहे हैं, अब फिर आप नेक्स्ट अगला महीना फिर डील कर रहे हो, क्या फिर से मेरा गारंटी होगा? नहीं। जरूरी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हम बोल रहे हैं बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटी है तो एक बार होगा, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम कंटिन्यूइंग गारंटी ले रहे हैं, मान लो हम बोल रहे हैं अगले 2 साल में तुम्हारे बीच में जितना ट्रांजेक्शन होगा, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारा ट्रांजेक्शन, हम उसका गारंटी ले रहे हैं। अगले 2 साल में तुम लोगों के बीच में जितना भी डील होगा सब में मेरा गारंटी, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक बात, क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे एक मस्त पॉइंट बोला, ये कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक हो जाएगा, मतलब कब हट जाएगा? कंटिन्यूइंग गारंटी में एनी टाइम रिवोक्ड बाय द सियोरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर्स। हम नोटिस देके बोल सकता है, हम 2 साल का गारंटी लिया था, ठीक है, अभी 1.5 साल बीता है, और हम क्या बोल रहे हैं, और आगे हम गारंटी नहीं मांग रहे, हम हटा लिया अपना गारंटी। आई कैन डू, यस आई कैन डू, ठीक है। तो गारंटी हम रिवोक कभी भी कर सकता है, एक नोटिस देके, ठीक है। या फिर
श्योरिटी का अगर डेथ ही हो जाए तो भी तो गारंटी हट जाए। हाँ अरे ऑब्वियस बात है, वो मर गया तो अब क्या ऊपर जाके उससे पैसा के लिए क्या होगी क्या? तो यहाँ पर भी गारंटी खत्म हो जाएगी। तो दो तरीके से कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, या तो हम नोटिस दे दें या फिर जो गारंटी दे रहा है उसका डेथ हो। अब अगला पॉइंट आया इसमें, कब कब गारंटी देने वाला अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कब कब मेरा लायबिलिटी खत्म, डिस्चार्ज्ड, रिमूव्ड। या तो हम नोटिस दे दें तब रिमूव्ड, या डेथ हो जाए तब रिमूव्ड, या आप लोग अपने एग्रीमेंट में वेरिएशन की हो। आपका और उसका डील हुआ था हर बार 2 लाख का माल, अब आप लोग 4 लाख का डील कर रहे हो, 4 लाख का माल भेज रहे हो। अरे भाई हम 2 लाख तक का गारंटी का बात किए थे, आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट बदल लिए, मेरा भी गारंटी वहीं खत्म। आप लोग हमको रिलीज कर दिए, अब आपका 2-4 बार पवित्रों से डील हो चुका, अब आपको पवित्रों पे भरोसा आ गया कि यहाँ पेमेंट करवा देगा। आप हमको बोले नीरज सर आज से आप डिस्चार्ज, मेरा लाइफ डेट से खत्म। When the creditor compound with the principal debtor by giving time to agree not to sue principal debtor। देखो भैया जी, पवित्रों अगर आपको पैसा नहीं देगा आप पवित्रों पे केस करोगे ना। आप पवित्रों को और टाइम लिमिट दे दिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीना में पैसा देने का बात हुआ था, चलो ठीक है और 2 महीना देखते हैं। आप जैसे ही पवित्रों को टाइम लिमिट बढ़ाने का या कंपाउंडिंग करने का राइट दे दिए, तुरंत मेरा लायबिलिटी खत्म। अच्छा आपको कौन बोला था उसको एक्स्ट्रा टाइम देने, आप दिए, अब पैसा फंसा तो पैसा फंसा तो मेरा क्या गलती है? आप टाइमली ले लेते अपना पैसा, ठीक है। क्रेडिटर्स एक्ट ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी, आप ऐसा कोई एक्ट करो जिसके कारण मेरा ड्यूटी खत्म। आप ऐसा कुछ भी करो जिसके कारण मेरा ड्यूटी खत्म, तो फिर वहीं पे ड्यूटी होगा। मतलब आपका कुछ ब्रीच के कारण आप ही मान नहीं दिए पवित्रों, मेरा ड्यूटी खत्म हो, ठीक है। अच्छा एक मस्त बात पूछते हैं, यहाँ पे केस लॉ पूछते हैं। आपका और पवित्रों का डील हो रहा है, हाँ हम बोला कंटिन्यूइंग गारंटी में, हम जब जब डील होगा मेरा गारंटी अगले 2 साल में जी। अब हुआ ये बेटा कि आपका एक डील स्टार्ट हो चुका और इस बीच में हम आके बोला हम अपना गारंटी हटा रहे, नोटिस देके गारंटी को हटा सकते हैं, हम हटा रहे, क्या हम हटा सकते हैं? नहीं। डील अगर देखो एक बार माल डिलीवरी आप दे दिए, उस वाला गारंटी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नोटिस दिया तब तक तो आप डिलीवरी कर चुके, तो उस डील तक तो हमको मानना पड़ेगा, मतलब उसके नेक्स्ट वाला डील से हट जाएगा जी, ठीक है। हाँ अच्छा कब कब सिक्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा? When the contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged। जो आपको पवित्र पेमेंट करने वाला था ना, उसकी जगह उसके पापा का पेमेंट करने का बात हुआ था आपको, तो पवित्रो के पापा आपको पेमेंट करने का बात की है, तो पवित्रो पे करे या पवित्र का पापा पे करे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा गारंटी तो एज इट इज रहेगा ना। तो यहाँ पर मेरा लायबिलिटी हटेगा नहीं। हम ये नहीं बोल सकते तुम क्यों मान लिए कि पवित्रों की जगह पवित्रों का पापा पेमेंट करेंगे, जाओ आज से मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में मेरा गारंटी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। Mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce the other remedy against him does not absence of any provision of guarantee to the contract discharged by the surety। आप पवित्रों के ऊपर केस करने में थोड़ा लेट हो गए, इसके हिसाब से मेरा राइट खत्म नहीं हो जाए, मेरा लायबिलिटी खत्म नहीं होगा। मतलब थोड़ा मोड़ा मिस्टेक के लिए मेरा लायबिलिटी कभी भी ओवर नहीं होगा, ठीक है। बट बाकी केस में नॉर्मली हो जाए। राइट ऑफ सिक्योरिटी, मेरा क्या क्या राइट है?
से पहला बात तो मेरा राइट है कि अगर आप पवित्र आपको पहला पेमेंट कर दे, अगर वो पेमेंट नहीं करे तो हम दे और बाद में पवित्र से पैसा वसूल करें। श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। हाँ, ये मत बात बोला। पवित्रों से आप उधार में माल बेचे, आप पवित्रों से ना कुछ सिक्योरिटी रखवा लिए थे, अब पवित्रों पेमेंट नहीं किया, हम आपको पे करेंगे, मेरा रेवटी आ गया गारंटी के बेस पे। तो बेटा जी, वो जो पवित्र आपके पास सिक्योरिटी के रूप में सामान रखा था ना, उस पर अब मेरा राइट हो गया। ऑब्वियस बात, अरे ऑब्वियस बात, आपको हम पे कर रहे हैं। हाँ। तो प्रॉपर्टी पे तो मेरा हक होगा ना फिर, जो आपके पास पवित्र गिरवी रखा है। ठीक है, ये मेरा राइट है। कब कब गारंटी इनवैलिड होगा? गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। आप मेरे से गारंटी लियो, मेरे को बेवकूफ़ बना के या मेरे को मिस रिप्रेजेंट करके या मेरे से छुपा के कोई बातों को, मतलब आप मिस रिप्रेजेंट किए हो या कंसीलमेंट कर रहे हो फैक्ट्स का, मेरे को पूरा बात बताया ही नहीं। मेरे से आप लोगों का टर्म का एग्रीमेंट छुपा रहे हो, तो भैया फिर मेरा कोई गारंटी नहीं। ठीक है। को श्योरिटी क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम बोल रहे हैं हम अकेला गारंटी नहीं देगा, पवित्रों के पापा भी अगर गारंटी दे रहे हैं तब हम गारंटी देंगे। इसी को बोलते हैं को श्योरिटी। जब तक दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व नहीं हो तब तक हम गारंटी नहीं देंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं को श्योरिटी। ये एक टाइप का इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि अगर बाद में पवित्र मेरे को इंडेमनीफाई करेगा, मेरा जो भी खर्चा लगा है वो पैसा हमको पवित्र देगा। ये एक टाइप का इम्प्लाइड प्रॉमिस ही है ना? मतलब ये बात बोलना जरूरी है क्या? ये बात बोलना जरूरी है कि बाद में पवित्र हमको पैसा देगा? नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आया बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट क्या होता है? द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract that may shall when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed। यही तो बोला था, एक इंसान दूसरे आदमी को गुड्स का डिलीवरी दे रहा है इस बात के साथ कि कोई पर्पस है उसका, कोई जरूरत के साथ, और वो वापस दे देगा या मेरे बताए हुए तरीके से उसको डिस्पोज कर देगा। इसी को बोलते हैं बेलमेंट। अब आपको बेलमेंट का एग्जांपल दिया, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, खोया हुआ सामान मिलना, सब बेलमेंट का एग्जांपल है। आपको हम सामान दिया, आप अपने दोस्त तक पहुंचा दो। बेलर कौन हुआ? द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। मतलब मेरे वाले एग्जांपल में पकड़ लो ट्रांसपोर्ट कंपनी। बेली कौन हुआ? द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। ओ सॉरी, नहीं, बेलर हुआ हम, बेलर हुआ हम, बेली हुआ ट्रांसपोर्ट कंपनी। हम दे रहे हैं ना गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी को, तो अंकिता तक पहुंचा दो, हम हुआ बेलर। ठीक है। अब बेली कौन हुआ? जिसको ये गुड दिया गया पहुंचाने के लिए। ठीक है, जिसको गुड हम दे रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी बेली होगा, हम बेलर होगा। ठीक है। बेलर का ड्यूटी क्या है? जो बेलमेंट होता है वो मैं तो उसमें इंक्लूडेड हूँ नहीं ना। नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है। देखो, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी को सामान दिया आप तक पहुंचाने के लिए। हाँ। यहाँ पे आपके साथ तो एग्रीमेंट ही नहीं है, मेरा और ट्रांसपोर्ट कंपनी का एग्रीमेंट है। हम कुरियर को सामान देगा और बोलेंगे अंकिता तक पहुंचा दो, तो यहाँ तो मेरा और कुरियर का डील हो रहा है ना। हम बेलर, कुरियर कंपनी बेली। ठीक है। अब बेलर का क्या क्या ड्यूटी होगा, मेरा क्या क्या ड्यूटी होगा, हम गुड्स को पूरा डिस्क्लोज करें बेली को देते वक्त। अगर गुड्स में कोई फॉल्ट है तो वो पहले ही बता दे, वरना बाद में तो उस पर इल्जाम लग जाएगा ना, वो तोड़ दिया। तो पहले से ही हमको सारा बात डिस्क्लोज कर देना चाहिए। कोई भी मटेरियलिटी है, बेलर बेली को पहले से बताया गया, बेलर का ड्यूटी है।
अगर वो बेलर को डिस्क्लोजर नहीं करता है और बाद में कोई लॉस या डैमेज होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलर का ही होगा। फिर हम मान लो एक कांच का सीसी दिया बेली को और उसमें कुछ गुड्स भरा हुआ है, हम बोला अंकिता को दे दो, हम बताया ही नहीं है कांच का सीसी है, अब वो टूट गया, किसका गलती? बेलर का। हाँ, ताकि हम बताता तो वो और प्रिकॉशन के साथ ले जाता ना। जी। मेरा नहीं बताया हुआ था, वो आराम से बैग में डाला और नाचते कूदते गए एकदम, उसमें बोतल फूट गया। जी। If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for damage arising to the belly directly from the such fault. अच्छा, अब और एक बात, मेरे कारण उसको भी नुकसान हो गया, वो बोतल टूटा, उसमें लिक्विड था, वो उसके बैग में फैल गया, उसका बाकी सामान भी खराब हो गया, जी। तो वो भी मेरा जिम्मेदारी, इसीलिए डिस्क्लोज करना जरूरी है। केयर टू टेक बाय द बेली, बेली के क्या क्या बात का ध्यान रखिएगा। बेली इज बाउंड टू टेक एज मच एज केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मेन ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। एक नॉर्मल सिचुएशन में एक आदमी जितना गुड्स का ध्यान रखता है अपना गुड्स का, वैसे ही बेली का भी जिम्मेदारी है वो बेलर के गुड्स का ध्यान रखे। भैया ट्रांसपोर्ट करने का भी जिम्मेदारी है ना। एब्सोल्युटली। हाँ, तो वही बात यहाँ पे बोली। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, एक बेलमेंट कब टूट जाएगा? द कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज नॉट एनी एक्ट विथ रिगार्ड टू सच गुड बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। अगर बेली गुड्स के साथ ऐसा कुछ करे जो उसको नहीं करना चाहिए था, बेलर वही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। जैसे आप अमेजोन से सामान मंगाए, अब वो दुकानदार अमेजोन को दिया आप तक पहुंचाने के लिए, अमेजोन बीच में सामान का डब्बा खोल लिया, तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में टूट जाए। लायबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बेल्ड गुड्स, भाई खा लिया, हम ऑर्डर किया था 2 पीस केक, वो बेली को भूख लगा हुआ था, एक सोचा एक खा लेते एक पहुंचा देते, तो भैया फिर उसका कंपनसेशन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पैसा दे चुके केक का। रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स, अगर सामने वाला पार्टी नहीं मिले तो मेरा गुड्स मेरे को वापस ला के दे दो। जैसे अगर मान लो आप गुड्स मंगवाते हो अमेजोन से और आप घर पे नहीं हो और मिल भी नहीं रहे उसको, ना फोन उठा रहे हो, क्या करेगा? वापस लेके चला जाएगा। और कहाँ देगा? दुकानदार को वापस पहुंचा देगा। दुकानदार, हाँ। प्रोवाइडेड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और रिकमेंड, हाँ, और वो भी टाइमली, एक्सपायरी के बाद करेगा तो उसका जिम्मेदारी माना जाएगा। अच्छा, मेरे डायरेक्शन के हिसाब से गुड्स को डिलीवरी किया जाएगा, हम जो बेली को डायरेक्शन दिया है वो उसी तरीके से डिलीवर करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोला था, मेरे बताए हुए तरीके से डिलीवरी करेगा, और नहीं हुआ तो मेरे को वापस ला दे। Baler has no title to the goods and the bailey is good faith delivers them back according to the direction of the baler. The bailey is not responsible for the owner in respect of such delivery. हम तुमको गुड्स दिया था, तुम बेली हो, हम बेलर हैं, हम तुमको गुड्स दिया था बट वो गुड्स मेरा नहीं था, हम कहीं से चुरा के तुमको दिया था, तो फिर और तुम मेरे, अब सामने वाला पार्टी नहीं मिला, तुम मेरे को मेरा गुड्स वापस ला दिए, मेरे को ला दिए। अब तुम पे वो ट्रू ओनर जो एक्चुअल ओनर वो केस नहीं कर सकता कि मेरा गुड्स कैसे नीरज को दे दिए। तो अरे भाई, हमको तो तुमको तो नीरज ही दिया था, तो तुम तो नीरज को वापस लौटाओगे। तो इस केस में तुम्हारा, अगर तुम गुड फेथ में की हो तो यहाँ पे तुम्हारा कोई गलती नहीं माना जाए, लेकिन अगर तुमको भी पता था ये गुड नीरज का नहीं है देन तुम्हारा गलती माना जाएगा, ठीक है। जी सर। राइट ऑफ अ थर्ड पर्सन, इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम गुड्स बेल्ड ही मे अप्लाई टू द कोर्ट। अब वो थर्ड पर्सन क्या करेगा, कोर्ट जाए
कि नीरज मेरा गुड चोरी करके ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया, तो थर्ड पर्सन क्या कर सकता है? जिसका सामान था सर कोर्ट जाए। ठीक बात है। बेलमेंट का एक एग्जांपल मैम आपको पहले भी बोला था, फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो फाइंडर ऑफ द गुड्स का अगर वो उसका कोई मेहनत या उसका कोई खर्चा लगा है तो उसको रिकवर करना उसका हक बनता। ठीक बात है। एक क्लास और करना है कि आधी कंप्लीट करने है? सर नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर सकते। हाँ, एक क्लास में और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 2 ही मेजर टॉपिक बचा है। प्लेज लंबा है लेकिन प्लेज काम का टॉपिक है, गिरवी रखने में बहुत कुछ पॉइंट है, हैं और एजेंसी